नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। तो सबसे पहले ह्यूमिडिटी को समझते हैं। क्या होता है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट डैम्पनेस प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में अगर लिखें तो वाटर कंटेंट इन एयर, इसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए एक डिवाइस होता है एंड द डिवाइस इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से इनको हम लोग मापते हैं। ह्यूमिडिटी मेनली जो इनका प्रकार है वो है एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। दूसरे को हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं और तीसरा जो होता है हमारा दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इन तीनों टर्म्स को पहले समझते हैं, फिर हम लोग रेनफॉल को अच्छे से समझ पाएंगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है इट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। जो गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर है उसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है उसको बताता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से हमें पता चलता है it tells us quantity of rainfall. It tells us the quantity of rainfall that will happen. कैसे? क्योंकि इससे तो हमें ये पता चल रहा है ना कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या है कि एक्चुअल अमाउंट में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। ये चेंज होता है विद चेंज इन द वॉल्यूम अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाता है। इनका जो यूनिट होता है दैट इज़ ग्राम पर मीटर क्यूब। जबकि दूसरे तरफ जो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट इज़ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट द एयर कैन होल्ड, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल अमाउंट जो प्रेजेंट है वाटर वेपर इन द एयर बाय मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि मैक्सिमम कितना वो होल्ड कर सकता है बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट द एयर कैन होल्ड एट दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी कि एक्चुअल बाय मैक्सिमम अमाउंट का मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट अमाउंट कितना वो होल्ड कर सकता है और एक्चुअल कितना उसमें है। तो ये इस रेशियो को बताता है दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मेनली जो हमें पता चलता है दैट इज दी it tells us the probability, it tells us the probability of रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है उस बारे में हमें पता चलता है यहाँ से। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में इट इज़ द वेट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ वेट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वेट है ये, वेट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर। पर यूनिट वेट ऑफ एयर में कितना वेट प्रेजेंट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का, उसको हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये हमारा डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। और तो ये था हमारा मतलब ये तीन तरह के ह्यूमिडिटी में हम लोग पर्सपेक्टिव जो है रेन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें बताता है द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल दैट विल हैपन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें प्रोबेबिलिटी को बताता है
कि कितनी प्रोबेबिलिटी है रेनफॉल होने की, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हमें वेट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का पता चलता है पर यूनिट वेट ऑफ एयर में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमेन्स द सेम, देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है आर एच, दिस आर एच यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। तो द टेम्परेचर एट विच द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, यानी कि जिस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाए, 100% हो जाए, ठीक है। और एंड एनी फर्दर डिक्रीज कॉजेज द वेपर टू कंडेंस, और अगर टेम्परेचर में जरा भी डिक्रीमेंट आता है तो डिक्रीमेंट होने की वजह से ये वाटर वेपर जो है वो हमारा कंडेंस हो जाएगा। तो इस वजह से इट कॉजेज द वेपर टू कंडेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो अगर रेनफॉल करवाना है तो रेनफॉल के लिए, फॉर रेनफॉल टू हैपन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए हमारा, 100% होना चाहिए, ठीक है। 100% हो जाए या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ऊपर हो जाए, यानी कि ये हमें क्या बताया, ये हमें बताया द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल। अगर 100% या उससे ऊपर है तो रेनफॉल हो जाएगा, निश्चित होगा। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% है तो यहाँ पे रेनफॉल होने की संभावना कम होगी। तो यहाँ नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, नो रेनफॉल यानी कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा लेस हो गया। अब जैसे कि मान लेते हैं कि 70% अगर हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो क्या यहाँ रेनफॉल होगा, यहाँ रेनफॉल नहीं होगा 70% में। तो रेनफॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू काउज रेनफॉल, टू काउज रेनफॉल, बारिश करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100% से कहाँ पहुँचाओ, ये 70% से 100% पहुँचाओ। अब 100% पहुँचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो 70% अगर हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसको अगर 100% करना है, इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं। एक, या तो ऐड करो मॉइस्चर को, ऐड मॉइस्चर। अब मॉइस्चर को ऐड करना तो अब ह्यूमनली ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, तो या फिर दूसरे किसी फिनोमेना से अगर मॉइस्चर ऐड हो जाए, टेम्परेचर राइज हो जाए, तो टेम्परेचर अगर राइज होगा तो क्या हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर राइज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि दूसरा चीज़ यहाँ जो किया जा सकता है दैट इज टेम्परेचर को रिड्यूस। अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो सकता है, 100% हो सकता है। या फिर मॉइस्चर को हम लोग ऐड करके रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कर सकते हैं। लेकिन when rainfall happens, then how much rainfall will happen depends on how much moisture is there, ठीक है। तो ये तो हमें एब्सोल्यूट से पता चलता है ना, कि कितना, एब्सोल्यूट से हमें पता चलता है कितना रेनफॉल होगा, कितना रेनफॉल होगा, ये एब्सोल्यूट से पता चलता है, क्योंकि यही हमें बताता है द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल दैट विल हैपन, यही हमें बताता है कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मॉइस्चर इज देयर, ये कितना मॉइस्चर है वहाँ पे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें बताता है कि कितना रेनफॉल होगा, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस बात को बताता है कि रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जब होता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। लेस देन 100% होगा तो रेनफॉल नहीं होगा, मोर देन 100% होगा तो रेनफॉल होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए रेनफॉल क्रिएट करने के लिए हमें टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चाहिए, तब जाकर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% या उससे ऊपर पहुंचेगा। और या फिर एयर में और ज़्यादा मॉइस्चर एडअप हो जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाने से रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो दैट वाज द ह्यूमिडिटी टॉपिक। तो यहाँ हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या कंसेप्ट है वो देखें, और इस कंसेप्ट से हमें रेनफॉल के पैटर्न के बारे में पता चलता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेनफॉल के ऊपर। रेनफॉल यानी कि रेनफॉल को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कंडेंसेशन। तो टॉपिक है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कंडेंसेशन टॉपिक में क्या होता क्या है कंडेंसेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द हीट, दैट्स इट। ये एक प्रोसेस है जिसमें हीट को रिलीज करा जाता है। हीट जब रिलीज होता है तब ये जो गैसेस होते हैं, ये गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गैसेस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ रिलीज होता है क्या चीज़? हीट रिलीज होता है। और हीट रिलीज गैसेस में ज़्यादा हीट होता है, लिक्विड में कम होता है। तो यहाँ गैसेस से हीट रिलीज होकर के लिक्विड बन गया। मतलब ये हुआ कि जो हमारा वाटर वेपर है, जो हमारा वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर से हमारा ये लिक्विड वाटर हो गया, लिक्विड वाटर हुआ। इस प्रोसेस में इन्होंने क्या किया? हीट को रिलीज किया। तो इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन तीन तरीके से हो सकता है। एक तरीका है, अगर कोई कूल सरफेस है तो उसके अराउंड, अगर कोई कूल सरफेस है तो कूल सरफेस के अराउंड कंडेंसेशन होगा। दूसरा तरीका है, कोई अगर हाइग्रोस्कोपिक, HYGROSCOPIC, हाइग्रोस्कोपिक NuClei न्यूक्लियाई मिल जाए, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अगर मिल जाए तो उसमें जाकर के वो वाटर मोलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाता है, वाटर मोलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाता है। एनी सरफेस विच अट्रैक्ट्स वाटर, तो उसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। तो वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिल जाए तो वो वाटर को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया इसमें, अगर ड्यू पॉइंट हमें मिल जाए। तो ड्यू पॉइंट अभी जस्ट हम लोग देखें रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले चैप्टर में, टॉपिक के अंदर, कि ड्यू पॉइंट क्या होता है? वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा 100% हो जाता है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर यानी कि ड्यू पॉइंट के ऊपर हमारा कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो कंडेंसेशन है इसको अफेक्ट करने के लिए कई फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स में जैसे कि एक हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। वॉल्यूम ऑफ एयर अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो कंडेंसेशन हमारा डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर अगर डिक्रीज हो गया, कंडेंसेशन इंक्रीज हो गया। उसी प्रकार से दूसरा फैक्टर है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारा अगर डिक्रीज होता है तो कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाता है। अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी में देखे थे। तीसरा कंडीशन है प्रेशर। प्रेशर के लिए अगर हम लोग देखें तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो कंडेंसेशन इंक्रीज होगा, कंडेंसेशन ये हमारा इंक्रीज होगा। उसी प्रकार से ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के लिए देखें, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगा तो कंडेंसेशन हमारा इंक्रीज होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम लोग देखें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसमें ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो कंडेंसेशन इंक्रीज होगा। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है कंडेंसेशन को। कंडेंसेशन हमारा तब होता है when the temperature is reduced to dew point and both volume and temperature are reduced and moisture is added to the air pressure। तो ये सब कंडीशन है। तो अब देखो
कंडेंसेशन जब होता है तो इसका आउटकम क्या हो सकता है, व्हाट आर दी आउटकम्स। आउटकम्स की अगर बात करें तो इनके आउटकम्स में हमारा हो सकता है क्रिएशन ऑफ ड्यू, ड्यू का क्रिएशन हो सकता है, फ्रॉस्ट का क्रिएशन हो सकता है। तो ड्यू और फ्रॉस्ट के क्रिएशन के लिए हमें, इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, कूलर सरफेस चाहिए। ड्यू या फ्रॉस्ट के क्रिएशन के लिए। दूसरा ये हो सकता है कि फॉग हो सकता है, उसी प्रकार से मिस्ट हो सकता है, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड्स हो गया। तो इन सब चीज़ का क्रिएशन हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे कि ये जो फॉग है हमारा, या मिस्ट है, या फिर क्लाउड्स हैं, ये सब हमारा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई में आ जाता है। दीज आर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। फॉग जो होते हैं वो हमारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, एंड इट बेसिकली क्रिएटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर में ये क्रिएट होता है। उसी प्रकार से जो मिस्ट होते हैं ये थोड़ा लार्जर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और ये भी हमारा लोअर एटमॉस्फेयर में ही होता है। ये थोड़े स्मॉलर होता है, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होता है, और ये लार्जर होता है। तो दोनों हमारा लोअर एटमॉस्फेयर में होता है। और मिस्ट जो होते हैं, मिस्ट में विजिबिलिटी ज़्यादा होती है फॉग के कंपैरिजन में। तो मिस्ट हैज़ मोर विजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फॉग। फिर ये जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स हमारा अपर एटमॉस्फेयर में बनते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में हमारा टॉपिक यही है, क्लाउड्स और टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ जो हमारा चाहे ड्यू हो, फ्रॉस्ट हो, फॉग हो, मिस्ट हो या क्लाउड हो, इन सभी को बनने के लिए ड्यू पॉइंट चाहिए। और ड्यू पॉइंट जब मीट करेगा, ड्यू पॉइंट पे जब ये सब फॉर्म होगा तो जा करके ये प्रिसिपिटेशन होगा। अब अपर एटमॉस्फेयर में जो ये क्लाउड बने हैं वहाँ पे हमारा कंडेंसेशन होता है ड्यू पॉइंट के ऊपर। तो क्लाउड्स बनने के पीछे का रीज़न है वहाँ पे कंडेंसेशन एट ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट पे जा कर के कंडेंसेशन हुआ, तब जा कर के ये क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सपेंस, हम लोग क्लाउड्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ये देख लिए कि ये जो वाटर साइकिल है, तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि ओशियंस हैं या फिर प्लांट्स वगैरह सब हुआ तो उससे ट्रांसपायरेशन के जरिए, ओशियन से इवापोरेशन के जरिए, या नदी वगैरह सब है, इवापोरेशन के जरिए ये वाटर वेपर ऊपर जाता है। यहाँ पे ये कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद ड्यू पॉइंट पे ये कंडेंसेशन होने के बाद फिर ये प्रिसिपिटेशन होता है। अब प्रिसिपिटेशन में ड्यू हो सकता है, फ्रॉस्ट हो सकता है, फॉग हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, या फिर रेनफॉल हो सकता है। तो ये सब हो सकता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हमारा हुआ, तो ये क्लाउड्स के फॉर्मेशन में अलग अलग तरह के क्लाउड्स बनते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर में। तो हाइट के आधार के ऊपर अगर हम लोग देखें तो 6000 से 20,000 फीट के 6000 के हाइट पे जाकर के, यानी कि हायर, बहुत ज़्यादा हाई पे जो है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट जो है, ये क्लाउड जो हमारा बनता है वो क्लाउड में हाई क्लाउड्स ये कहलाते हैं। दीज आर नोन एज हाई क्लाउड्स। तो हाई क्लाउड्स में जो हमारा प्रकार आ जाता है दैट इज सीरस क्लाउड। एक हो जाता है सीरस हो गया, सीरो स्ट्रेटस हो गया, सीरो क्यूमुलस हो गया, फिर क्यूमुलो निम्बस हो गया। दीज आर हाई क्लाउड्स। चाहे क्यूमुलो निम्बस हो, सीरो क्यूमुलस हो, सीरस हो या सीरो स्ट्रेटस हो, तो जो ये सीरस क्लाउड हो जाते हैं ये हमारे हाई क्लाउड होते हैं। तो इसमें एक सीरो स्ट्रेटस और सीरस क्लाउड और सीरो क्यूमुलस क्लाउड, ये हमारा रेनफॉल को क्रिएट नहीं करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 से लेकर के 12 किलोमीटर के बीच में ये वाला क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। सीरस इज द फर्स्ट ग्रुप इन विच वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये सीरस जो है इसमें 3 तरह के क्लाउड हमें देखने को मिलता है। एक तो सीरस हो ही गया,
एक तो ये अपने आप में सीरस हो गया, दूसरा सीरो स्ट्रेटस हो गया, और तीसरा हो गया सीरो क्यूमुलस। तो ये 3 क्लाउड्स हैं, यानी कि सीरस, सीरो क्यूमुलस और सीरो स्ट्रेटस। ये रेन बियरिंग क्लाउड नहीं है। और इसके बाद ये जो हमारा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड को भी हम लोग हाई क्लाउड्स के कैटेगरीज में रखते हैं, और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड हमारा रेन बियरिंग क्लाउड होता है। ठीक है। फिर मिडिल क्लाउड में अगर हम लोग आए तो मिडिल वाला रेंज 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में ये वाला क्लाउड हमें देखने को मिलता है, दैट इज एल्ट्रोस्टेटस क्लाउड एंड एल्टो क्यूमुलस क्लाउड। तो एक एल्टो स्ट्रेटस, दूसरा एल्टो क्यूमुलस। वैसे हम लोग मिडिल क्लाउड में निम्बो स्ट्रेटस को भी डाल लेते हैं, जो कि रेन बियरिंग क्लाउड होता है। दिस आर रेन बियरिंग क्लाउड। और क्यूमुलोनिम्बस भी, ये भी रेन बियरिंग क्लाउड है। जबकि एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस हमारा रेन बियरिंग क्लाउड नहीं होता है। 2 से लेकर के 6 किलोमीटर के बीच में, 6, 7, 8 किलोमीटर के बीच में ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। फिर लोअर क्लाउड में अगर हम लोग आ जाएं तो लो क्लाउड में हम लोग का हो जाता है स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है। स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं ये हमारा रेन बियरिंग होता है। दीज आर रेन बियरिंग, यहाँ बारिश होती है। चाहे स्ट्रेटस में हमारा हो जाए स्ट्रेटस क्लाउड, या फिर स्ट्रेटो क्यूमुलस हो जाए, या फिर क्यूमुलस हो जाए। ठीक है। तो 3 तरह के यहाँ पे क्लाउड हैं हमारे लो क्लाउड्स में, एक स्ट्रेटस, स्ट्रेटो, क्यूमुलस, और तीसरा हो जाता है निम्बो स्ट्रेटस। इसको भी हम लोग लो क्लाउड में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारा निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ये हमारा जो क्लाउड होते हैं, दिस क्लाउड्स आर रेन बियरिंग क्लाउड। तो निम्बस क्लाउड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है एंड इट इज़ रेन बियरिंग क्लाउड। और क्यूमुलस क्लाउड में जो हमारा है दैट इज़ वर्टिकल क्लाउड में हमारा लो क्यूमुलस क्लाउड है, और एक हमारा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है। तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, 2 से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच में ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और दिस इज़ द हाईएस्ट रेन बियरिंग क्लाउड। यहाँ पे रेन जो है वो हाईएस्ट रेन बियरिंग क्लाउड है, मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, किसमें, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड में। और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड जो है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर्ड क्लाउड होता है। जनरली हमें देखने को मिलता है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड डार्क कलर्ड क्लाउड होता है। और क्यूमुलस क्लाउड जो होता है, यहाँ जो हम लोग ऊपर में देखें, दिस आर क्यूमुलस क्लाउड, ये वाला क्यूमुलस क्लाउड एक तरह से कह सकते हैं कि फेयर वेदर क्लाउड है। दिस आर फेयर वेदर क्लाउड, फेयर वेदर क्लाउड है। उसी प्रकार से क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, इसको हम लोग, ये हाईएस्ट रेन बियरिंग क्लाउड है। और यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज ऑल्सो थंडर क्लाउड। रेनी सीजन में जनरली मिल जाता है देखने को, और हैवी रेनफॉल होता है इन फेयर वेदर। फिर यहाँ एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड है, स्ट्रेटस क्लाउड है। एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड ये सन डिमली विजिबल होता है एल्टो स्ट्रेटस में। फिर स्ट्रेटस क्लाउड में लाइट रेनफॉल हो सकता है, या ड्रिजल हो सकता है इन द एयर। सीडो स्ट्रेटस जो होता है दैट इज हेलो अराउंड द सन। एंड सीडो क्यूमुलस जो है दैट इज मैकरल स्काई, मल्टीपल स्मॉल फिश लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज सीडो क्यूमुलस। ये फिश लाइक स्ट्रक्चर मल्टीपल में देखने को मिलता है। एनी टाइम ये सब देखने को मिल जाता है। बट निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलो निम्बस जो है वो रेन बियरिंग क्लाउड है। स्ट्रेटस क्लाउड भी रेन बियरिंग क्लाउड होता है, बट जनरली जो है निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलो निम्बस हमारा रेन बियरिंग क्लाउड होता है। तो डेंसर दी लो क्लाउड कूलर विल बी दी लोअर एटमॉस्फेयर, बिकॉज जो लो क्लाउड्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से ग्राउंड हमारा कूल हो जाता है। अपर क्लाउड जितना ज़्यादा डेंस होगा, मोर विल बी द ट्रैपिंग ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का ज़्यादा ट्रैपिंग होगा। यानी कि जो हाई अप जो सीरस क्लाउड है, सीरस क्लाउड जितना ज़्यादा डेंस होगा तो वो क्या करेगा, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करेगा, और ट्रैप करने की वजह से जो टेम्परेचर है वो मतलब वार्मर टेम्परेचर होगा। और वार्मर टेम्परेचर फिर
थोड़ा सा अनईजी कंडीशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये वाला चीज़ था। प्रिसिपिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रिसिपिटेशन में तो क्लाउड्स का तो फॉर्मेशन हो ही गया। अब इस क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद हमारा प्रिसिपिटेशन आता है। प्रिसिपिटेशन में जैसे कि हेल हो गया, स्लीट हो गया, स्नो, रेन, ड्रीजल, क्लाउड बर्स्ट, ये सब अलग अलग प्रकार का हमारा प्रिसिपिटेशन है। तो रेन और ड्रीजन जो है ये ऑलमोस्ट लगभग हमारा सिमिलर ही है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस ये है कि रेन में जो डेंसिटी होता है, रेन इंटेंसिटी, और रेन में इंटेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है, जबकि ड्रीजल्स जो होते हैं उसमें पार्टिकल्स थोड़े छोटे साइज के होते हैं, और रेन में थोड़े पार्टिकल्स इनके बड़े बड़े होते हैं। ड्रिजलिंग जो है उसमें वो हॉरिजॉन्टल रेन होता है, लगभग लगभग ये हॉरिजॉन्टली आता है, वाइल रेन जो है वो हमारा वर्टिकली आता है। जब क्लाउड ड्रॉपलेट्स ये ज्वाइन करता है एक दूसरे को और ये हैवियर हो जाता है, इट फॉल्स एज रेन। हैवी होने के बाद ये रेन के रूप में रेनफॉल होता है, ठीक है। एंड जब स्मॉलर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरता है तो उसको हम लोग ड्रिजलिंग कहते हैं। और हायर लेटीट्यूड में क्या होता है कि जो क्लाउड है, द क्लाउड डज नॉट कंडेंस इनटू वाटर। हायर लेटीट्यूड में मतलब हायर लेटीट्यूड में ऐसे कह सकते हैं कि जो ये क्लाउड्स हैं वो हमारा कंडेंस नहीं हो पाता है। ये कंडेंस अगर होता है तो इट स्टार्ट्स टू कंडेंस इनटू स्नो फ्लैक्स। स्नो फ्लैक्स में ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। और स्नो फ्लैक्स में जब ये कंडेंस होता है तो उस वजह से क्या होता है कि स्नो फ्लैक्स में जब ये कंडेंस होता है तो जब वो रेनफॉल होता है, यानी कि जब वो प्रेसिपिटेशन होता है तो अच्छा, स्नोफ्लैक्स बना क्यों? स्नोफ्लैक्स इसलिए बना क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो हो जाता है इन द हायर एल्टीट्यूड एंड हायर लेटीट्यूड। तो हायर लेटीट्यूड में हमारा टेम्परेचर लो होने की वजह से ये जो गैस है वो सॉलिड स्टेट में चले जाता है, यानी कि स्नोफ्लैक्स को बना देता है एंड बिकम्स बिग, बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं एंड दे फॉल अंडर ग्रेविटी विच वी कॉल एज स्नो। स्नो के रूप में वो नीचे ग्रेविटी की वजह से गिरता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं, ठीक है। स्नो फ्लैक्स का फॉर्मेशन ही हो। इस पर्पज़ के लिए क्लाउड शुड बी इन बिलो जीरो टेम्परेट जोन, जीरो टेम्परेचर जोन के नीचे होना चाहिए ये हमारा क्लाउड। तो हेल और स्लीट का जो फॉर्मेशन होता है कुछ इसी तरह से होता है। जैसे कि देखो, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, अगर अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में ड्यू टू ग्रेविटी रेनफॉल हो जाएगा, रेन ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे गिर जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, यानी कि एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन है, तो उस केस में जब रेनफॉल होता है यानी कि प्रिसिपिटेशन होता है तो रेन ड्रॉप जो है वो फ्रीज हो जाते हैं। और स्मॉलर फ्रोजन रेन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वही हमारा स्लीट कहलाता है। और इस स्लीट को इट इज़ टेकन अप इन द क्लाउड्स अगेन। ये नीचे से जो कन्वेक्शनल ऑन ग्राउंड जो एयर ब्लो कर रहा होता है वो इस स्लीट्स को वापस क्लाउड्स में लेकर के जाता है एंड फिर इनको मतलब वापस क्लाउड में जाता है तो दोबारा इनका प्रोसेसिंग शुरू होता है, दोबारा ये ठंडा होना शुरू होता है, बर्फ़ की तरफ जम जाता है और दोबारा ये फिर नीचे की तरफ गिरता है। और जब ये एक्सट्रीमली हैवी इनफ हो जाता है तो ये समर के समय में ये फिर हैवी इनफ होने के बाद नीचे गिरना शुरू कर देता है। और इसी को हम लोग हेल स्टॉर्म कहते हैं। तो हेल स्टॉर्म में दो कंडीशन है, एक तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हमारा बनना चाहिए, ये वाला क्लाउड जो अभी हम लोग देखे दिस इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब होता है तो इसमें हेल स्टॉर्म की संभावना होती है। तो हेल स्टॉर्म का दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होना चाहिए, एक कंडीशन ये, और दूसरा स्ट्रॉन्ग वर्टिकल, स्ट्रॉन्ग VERTICL वर्टिकल विंड होना चाहिए। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग वर्टिकल ये इस तरह से वर्टिकल विंड
फ्लो होता है। और स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड जब फ्लो होता है तो वही जब स्लीट जब नीचे आ रहा था, तो स्लीट नीचे आने के दौरान क्या हुआ कि ये जो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड था ये दोबारा इस स्लीट को वापस ऊपर लेके चले गया, ऊपर लेके गया तो वो और ज़्यादा हैवी इनफ हो गया। तो हैवी इनफ होने के बाद स्लीट बिकम्स लार्जर इन द क्लाउड्स, और जो जो ये बिगर ड्रॉपलेट्स हैं अब वो ग्रेविटी की वजह से अब नीचे आएगा। नीचे आने के वजह चूँकि वो एक्सट्रीमली फ्रीज हो गए हैं कोल्ड रीजन होने की वजह से, तो ये बिगर फ्रोजन ड्रॉपलेट्स के रूप में ये नीचे गिरते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेल स्टॉर्म कहते हैं। तो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ हेल एंड स्लीट, और ये हेल स्टॉर्म इस वजह से होता है। और ये किसका फिनोमेना, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। कंडीशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होना चाहिए, दूसरा स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड होना चाहिए, तब जा करके हमारा ये हेल स्टॉर्म हो पाएगा। तो टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन में अगर हम लोग देखें तो दो तरह का प्रिसिपिटेशन हो सकता है, एंड द टाइप इज वेरी सिंपल। दो तरह का प्रिसिपिटेशन हो सकता है, एक है हमारा कन्वेंशनल प्रिसिपिटेशन और दूसरा है तुम्हारा ओरोग्राफिक, और तीसरे को भी हम लोग ला सकते हैं साइक्लोनिक। साइक्लोनिक में दो टाइप हैं, एक फ्रंटल है और दूसरा है ट्रॉपिकल। तो एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे, साइक्लोनिक को अलग से देखेंगे, अभी ये छोटा टॉपिक है इसको देखते हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल, अब देखो होता क्या है कि देयर इज राइज ऑफ कन्वेंशनल एयर अलॉन्ग विथ मॉइस्चर, एंड फिर ये कंडेंस होता है ऊपर में जा करके और इस वजह से ये रेनफॉल होता है, एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो कन्वेंशनल रेनफॉल में जनरली क्या होता है, इट इज़ इन द हॉट रीजन में, जो वार्म रीजन होता है या फिर हॉट रीजन जो होता है, तो हॉट रीजन में जनरली क्या होता है कि क्लाउड का क्रिएशन होता है। तो मतलब हॉट रीजन जब होगा तो लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर जब होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर जब होगा तो वहाँ पे जितने भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर ऊपर की तरफ जाएगा, और मॉइस्चर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन करके जब ये हैवी इनफ हो जाएगा तो ये रेनफॉल को क्रिएट करेगा। दिस इज कन्वेंशनल रेनफॉल, यानी कि यहाँ पे क्लाउड जो क्रिएट होता है दैट विल बी क्रिएटेड वर्टि clouds created will be vertical and leading to the creation of cumulonimbus cloud and leading to thunderous rain। तो यहाँ पे हमारा thunderous rain होने की संभावना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ ट्रांसपायरेशन के थ्रू या फिर ओशियंस, रिवर्स, वेल्स, लेक्स, इन सभी से वाटर का इवापोरेशन होता है और वो इवापोरेटेड वाटर ऊपर जाके क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और वो कंडेंस होकर के जब हैवी इनफ हो जाता है तो नीचे वो रेनफॉल के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल रेनफॉल हुआ, दिस इज कन्वेंशनल, नॉर्मली ऐसा रेनफॉल हो जाता है। फिर जो मॉन्टेनियस एरिया होता है, मॉन्टेनियस एरिया में क्या होता है कि मॉन्टेनियस एरिया में क्या होता है कि जो विंड्स होते हैं वो विंड्स फ्लो करता है अलोंग द सरफेस। जब ये विंड फ्लो करेगा तो इसके पास मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर लेडन एयर ये मॉन्टेनियस एरिया के ये सरफेस होते हुए ऊपर चले जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर राइज करेगा तो ये वार्म एयर कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के वजह से इट विल कंडेंस, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, और क्लाउड का फॉर्मेशन जैसे ही होगा तो यहाँ पे हॉट एयर जो है चूँकि जिसमें मॉइस्चर था वो ऊपर राइज किया और वो क्लाउड का फॉर्मेशन किया, और ये क्लाउड का फॉर्मेशन जब होगा तो यहाँ पे ये रेनफॉल होगा। दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो दिस इज द प्रोसेस हियर। तो ये वाला रीजन में हमारा रेनफॉल हुआ, और दूसरा वाला रीजन जो है ये हमारा लीवार्ड साइड है और इस तरफ कोई भी रेन नहीं हुआ, नो रेन। ठीक है, तो एक तरफ तो बाढ़ आ गया और दूसरी तरफ ड्राउट हो गया। तो ऐसा कंडीशन हमें इंडिया का जो ये वेस्टर्न घाट है, ये वाला जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट में इस वाले रीजन में बहुत रेनफॉल देखने को मिलता है।
जबकि ये वाला रीजन जो है एकदम ड्रॉट प्लॉट एरिया, यहाँ हमें ड्रॉट देखने को मिलता है। तो यहाँ ऐसा ही रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। फिर अपना जो इंडिया का जो ये हिमालयन रीजन है यहाँ पे, तो हिमालयन रीजन में भी हमें ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलता है। फिर ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रेनफॉल में कन्वेंशनल और ओरोग्राफिक रेनफॉल। और साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल की अगर बात करें तो साइक्लोनिक या फ्रंटल को हम लोग थोड़ा डिटेल में उधर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो कि साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल में क्या होगा कि टेम्परेट और सब पोलर साइक्लोनिक रीजन में ये एक तरह से फ्रंट का फॉर्मेशन करता है। मान लेते हैं कि ये कोल्ड एयर है और ये वाला वार्म एयर है। तो वार्म एयर और कोल्ड एयर इस तरह से ये एक फ्रंट का फॉर्मेशन किया। फ्रंट के फॉर्मेशन में ये जो वार्म एयर इधर आया, इसमें मॉइस्चर था, और मॉइस्चर था तो ये क्या किया, ऊपर गया तो यहाँ पे ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया। और ये क्लाउड जैसे जैसे ऊपर राइज करेगा क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, और क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा तो ये वाला चूंकि फ्रंट है तो दैट इज वाई इट इज नॉन एज फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है। और साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल वाले रीजन में क्या होता है कि चूँकि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने की वजह से हाई प्रेशर से हाई प्रेशर वाले रीजन से बहुत सारे मॉइस्चर लेडन एयर ये ऊपर की तरफ जाता है। मॉइस्चर लेडन एयर ऊपर की तरफ गया, यहाँ यह क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है, क्लाउड का फॉर्मेशन, और यहाँ पे ये रेनफॉल हो जाता है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन साइक्लोन। तो इसके बारे में हम लोग वैसे डिटेल में उधर आगे चर्चा करेंगे। हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे आ जाता है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में रेनफॉल जनरली हमारा डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल हमारा डिक्रीज करता है। ठीक है। कोस्टल रीजन में ज़्यादा रेनफॉल होता है देन इनसाइड द लैंड, बिकॉज इंटीरियर वाला रीजन जो होता है ये हमारा कोस्टल रीजन हो गया, तो ये कोस्टल रीजन में रेनफॉल ज़्यादा होने की संभावना होती है। और इनसाइड वाला रीजन ये हमारा ड्राई होता है और ये हमारा कोस्ट है, तो कोस्टल रीजन में रेनफॉल ज़्यादा होता है, ड्राई कंडीशन अंदर होने की वजह से वहाँ रेनफॉल कम होता है। 35 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में रेनफॉल डिक्रीज करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या कहे हम 35 डिग्री लैटिट्यूड से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में रेनफॉल हमारा डिक्रीज करता है। कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में इट इज जनरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्लीज। ये स्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से रेनफॉल यहाँ पे कम है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 45 से 65 डिग्री के बीच में देखें, 45 से 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में रेनफॉल हमारा डिक्रीज होता है। रेनफॉल डिक्रीज होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्यों? बिकॉज इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज के इफेक्ट में होने की वजह से ऐसा होता है यहाँ पे। तो ये था। अब जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कुछ मेजर रीजन्स हैं और वहाँ प्रिसिपिटेशन कितना हो सकता है। जैसे वेरी ह्यूमिड को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल से अधिक अगर होता है तो इसको हम लोग वेरी ह्यूमिड बोलेंगे। ठीक है। अब वेरी ह्यूमिड कंडीशन कहाँ पे देखने को मिल सकता है? वेरी ह्यूमिड कंडीशन हमें इक्वेटोरियल वाले रीजन में देखने को मिल सकता है, ईस्ट इंडीज़ में देखने को मिल सकता है। ईस्ट इंडीज़ कोंगो बेसिन हो गया, कोंगो बेसिन हो गया, वैसे ही हमारा वेस्ट इंडीज़ हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। तो ये सब कुछ रीजन है जहाँ हमें वेरी ह्यूमिड या फिर मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल देखने को मिलता है। विंडवर्ड स्लोप्स जो होते हैं वेस्टर्न कोस्ट का इन द वेस्टर्न लीज रीजन, उसी प्रकार से टेम्परेट बेल्ट में
वेस्ट टू ईस्ट वाले रीजन में जो हमारा विंड ब्लो करता है वेस्टर्लीज रीजन में, तो वहाँ पे जो कोस्ट माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल माउंटेन और पेटागोनिया वाले रीजन जो हैं साउथ अमेरिका में, वहाँ मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है। कोस्टल मानसून रीजन में हमारा इंडियन ट्रॉपिकल रीजन में जो कोस्टल बेल्ट हैं, देयर वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। फिर 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल हमें जो कुछ रीजन है, जैसे कि जनरली इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, वहाँ पे हमें 200 से 100 के बीच में रेनफॉल देखने को मिलता है। कोस्टल रीजन जो होते हैं कॉन्टिनेंट के, वहाँ भी इतना होता है। और 100 से 50 के बीच का रेनफॉल सेमी एरिड रीजन में, जैसे कि सेंट्रल ट्रॉपिकल लैंड हो गया, ईस्टर्न और इंटीरियर टेम्परेट रीजन में हो गया, and it is less than 50 centimeter of rainfall in the rain shadow region of interior continent and high latitude region, जैसे कि पोलर रीजन वगैरह सब हो गया। तो ये सब है हमारा यहाँ पे। तो अब ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारा पीछे छूट गया था, दैट इज अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हम लोग कुछ वेव्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि एक रोजबी वेव होता है हमारा, ROSSBY, रोजबी वेव। पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इंडिया वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे जो इंडियन मॉनसून देखेंगे तो वहाँ पे इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। मतलब अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का वहाँ हम लोग समझेंगे। एक रोजबी वेव है, फिर हमारा एक जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम्स हैं। इसी प्रकार से जेट स्ट्रीम्स में भी हमारा कुछ मेजर जेट स्ट्रीम्स हैं, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि देखो रोजबी वेव्स जो हैं, रोजबी वेव्स एक तरह से स्लो वेव लाइक, इट इज़ नथिंग बट स्लो वेव लाइक अपर एटमॉस्फेरिक विंड। स्लो वेव लाइक अपर एटमॉस्फेरिक विंड है ये, हैविंग वास्ट एक्सपेंस एंड स्लो विंड स्पीड। और इसमें जनरली मूव करते हैं वेव की तरह इन द एटमॉस्फेयर, ये साइन वेव की तरह, ये मतलब इस तरह से ये साइन वेव की तरह ये मूव करते हैं, तो इसीलिए इनको रोजबी वेव कहा जाता है। ठीक है, ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है रोजबी वेव, जो कि साइन वेव की तरह मूव करता है। दूसरा है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ रोजबी वेव। रोजबी वेव का ये एक हिस्सा है और इट फ्लो समवट इन द सेंटर ऑफ द रोजबी वेव। जो रोजबी वेव होता है उनके बीच में, जैसे कि अगर उनका क्रॉस सेक्शन ले लें तो क्रॉस सेक्शन के ये बीच वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पे ये जेट स्ट्रीम ये फ्लो करता है, दिस इज जेट स्ट्रीम, लगभग सेंटर में। और यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम है इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इट हैज़ वेरी हाई वेलोसिटी और हाई स्पीड। तो जनरली नियर दी ट्रोपोपॉज ये जनरली फ्लो करता है और इनका विड्थ लगभग 150 किलोमीटर से ले करके 200 किलोमीटर के बीच हो सकता है। तो 150 से 200 किलोमीटर के बीच इनका ये होता है और फिर विड्थ होता है, और इनका थिकनेस जो है 2 से 3 किलोमीटर का थिकनेस होता है। और ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जेट स्ट्रीम। और ट्रोपोपॉज जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, तो वो ऊपर वाला हिस्सा ट्रोपोपॉज जो होता है वहाँ पर ये फ्लो करता है। तो स्पीड जो है इनका वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 200-300 तक भी ये जा सकते हैं, 300 किलोमीटर पर आवर तक। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड है लगभग। और कुछ मेजर जेट स्ट्रीम है, मेजर जेट स्ट्रीम में जैसे कि एक जेट स्ट्रीम हो जाता है हमारा पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो फॉर्म होता है दैट इज फॉर्म बियॉन्ड
इट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड 60 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड के बियॉन्ड ये फॉर्म होता है। इट इज़ ओनली फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम हमारा 60 डिग्री लैटिट्यूड के बियॉन्ड फॉर्म होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये हमारा फॉर्म होता है विंटर सीजन में ऑन दी रेस्पेक्टिव पोल। तो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम ये विंटर में फॉर्म होता है, जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल दोनों जगह पे, और विंटर पोल में फॉर्म्ड होता है, मतलब विंटर मंथ में फॉर्म होता है। और ये 6 मंथ का फिनोमेना है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो वहाँ पे फॉर्म होगा 6 महीने, सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने। पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम दूसरा है, ये हमारा पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम ये फॉर्म होता है हमारा 30 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, और 9 से 12 किलोमीटर के हाइट में ये फॉर्म होता है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू दी पोलर फ्रंट फॉर्मेशन, पोलर फ्रंट फॉर्मेशन से ये रिलेटेड है। उसी प्रकार से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, दैट इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होते हैं इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 20 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में, और 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ये फॉर्म होता है। और ये दोनों हेमिस्फेयर में होता है, बोथ हेमिस्फेयर में, बोथ हेमिस्फेयर में ये फॉर्म होता है। और इनका एवरेज स्पीड इज़ मोर देन 300 किलोमीटर पर आवर, एंड इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे इंडिया में आता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लाने में ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का इम्पोर्टेंट रोल होता है ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर एक आ जाता है हमारा ट्रॉपिकल स्टर्लीज, ट्रॉपिकल स्टर्लीज जेट स्ट्रीम। ये स्पेसिफिक हैं जून से लेकर के सितंबर के महीने में ही ये सिर्फ फ्लो करता है, एंड इट ब्लोज इन द रीजन 8 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ।